चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1, राइट। और डे 1 जो हमारा है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है डिटेल में, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानना आज हम जानेंगे, क्योंकि अभी लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर नहीं पता। आज आप शॉक रह जाएंगे इस बिजनेस की पावर को समझ के, राइट। मैं चलता हूं स्क्रीन के साथ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, इज इट विजिबल सर? यस सर, यस। चलिए, थैंक यू सो मच। सो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 21वीं सदी का सबसे खतरनाक बिजनेस, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक फ्यूचर बिजनेस है, 21वीं सदी का सबसे फ्यूचर बिजनेस है। इसके बारे में आज डिटेल में आपसे बात करूंगा, लगभग 1 घंटा बात करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो नहीं पता है आपको, बहुत सारा डेटा आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप वेस्टीज में आ गए हैं तो आप वेस्टीज में, आपके अप्लायंस ने जितना वेस्टीज के बारे में बताया सिर्फ और सिर्फ उतना पता है, या आप जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हैं जितना आपके अपलाइन ने बताया आपको सिर्फ उतना पता है, आगे डिटेल नहीं पता, इसकी पावर नहीं पता, इसकी क्षमता नहीं पता। आज मैं वो आपको इसकी पोटेंशियल समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक इमेज बनी हुई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं है क्या है। ये कहानी है दोस्तों एक हाथी की और 6 अंधे व्यक्ति की। किसकी? एक हाथी है और 6 अंधे व्यक्ति हैं, राइट। जब इन 6 अंधे व्यक्तियों से पूछा गया कि आप टच करके या फील करके बताइए कि सामने क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास आंखें नहीं, आप देख नहीं सकते, तो आपको छू के बताना है कि ये जो सामने चीज है ये क्या है, राइट। तो दोस्तों होता क्या है, जस्ट अ मिनट। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो आखिरी वाला जो लास्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति है पीछे की तरफ, ये अपने दोनों हाथों से पूंछ को पकड़ता है। क्या करता है वो? हाथी की पूंछ को पकड़ता है और फील करता है, और वो बताता है कि ये क्या है, ये एक रस्सी है, राइट। जस्ट अ मिनट। तो ये फील करता है और बताता है कि ये क्या है, एक रस्सी है, राइट। अच्छा, दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि ये क्या है जरा बताओ आप, तो वो क्या करता है, हाथी का पूरा पेट के ऊपर हाथ फिरा के देखता है और देखता है तो बहुत बड़ी दीवार सी लग रही है, राइट। अच्छा, तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है, वो उसका पैर पकड़ता है, मोटा सा पैर पकड़ता है, और वो फील करता है कि अरे यार ये तो कोई बड़ा सा पेड़ लग रहा है। अच्छा चलो, चौथे व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम बताओ तुम्हारे नजरिए में ये क्या है, तो चौथा व्यक्ति क्या करता है, हाथी का बड़ा सा कान पकड़ता है और हिला के देखता है, अरे ये तो वो पंखा है ना, गांव में जिसको बिजना बोलते हैं, ये तो पंखा सा कुछ फील हो रहा है जिससे हवा करते हैं, राइट। अच्छा, पांचवें व्यक्ति से पूछा गया तुम बताओ ये क्या है, तो पांचवा व्यक्ति क्या करता है, हाथी के दांत को पकड़ लेता है। अच्छा, जब वो दांत को पकड़ता है तो उसको फील होता है यार ये तो कोई नुकीली सी चीज है, ये कोई औजार है, ये कोई भाला है ना, भाला सुना है आपने, तो उसको लगता है क्या है, एक भाला है। अच्छा, लास्ट में छठे व्यक्ति से पूछते हैं तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है ये चीज क्या है, तो जो छठा व्यक्ति है ना वो उसकी लंबी सी पूंछ पकड़ता है और पूरा हाथ फिरा के देखता है, और वो कहता है सर ये तो बहुत बड़ा सांप सा लग रहा है मुझे, है ना, सॉफ्ट सा है और लंबा सा है, ये पक्का सांप है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इन लोगों ने अपने हिसाब से गलत कहा? जैसा इन्होंने फील किया वैसा उन्होंने कहा कि नहीं कहा? ये लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि इनके पास आंखें नहीं थी, इसलिए ये देख नहीं पा रहे कि सामने चीज क्या है, ये कितनी बड़ी चीज है। अगर इनको ये बात पता होती ना कि सामने इतना बड़ा हाथी है, तो ये इनके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करते दोस्तों, लेकिन इनको नहीं पता था, इन्होंने अपने दिमाग से डिसाइड कर लिया कि ये पूंछ नहीं है, ये रस्सी है, ये दीवार है, ये पेड़ है, ये पंखा है, ये भाला है, या फिर ये एक सांप है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में भी लोगों की यही धारणा है। जिस बिजनेस के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, लोगों की धारणा इस बिजनेस के बारे में भी यही है। लोगों को प्रॉपर ज्ञान नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं ये तो चेन वाला बिजनेस है, ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, ये तो टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, ये तो बेकार काम है। जैसी उनकी नॉलेज, जैसा उन्होंने अभी तक देखा सुना है, उसी हिसाब से वो लोग बताते हैं। अगर ये भाई साहब इन 6 लोगों की आंखें होती और इनकी पट्टी हटा दे और उनको बता दे ये हाथी है, तो इनमें से एक भी व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है अगर इस हाथी ने हल्का सा हाथ या सूंड इधर उधर कर दी तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। ये और नो?
दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में भी लोगों की सेम यही धारणाएं हैं, वो अपने दिमाग से चलते हैं और आप जैसा उन्होंने अभी तक देखा है, जैसा उन्होंने अभी तक हुआ क्या है आज तक दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी ऐसे सिस्टम्स, ऐसे ऐसे फ्रॉड सिस्टम चले हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गलत धारणाएं लोगों की बन जाती हैं, और उसी धारणाओं की वजह से लोग हर चीज को उसी चश्मे से देखते हैं। अगर आपके चश्मे में दोस्तों अगर मिट्टी लगी हुई है ना, तो आपको दुनिया में मिट्टी नजर आएगी। अगर आपकी आंखों में काला चश्मा है तो काली दुनिया नजर आएगी, अगर आपकी आंखों में लाल चश्मा है तो दोस्तों लाल दुनिया नजर आती है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने चश्मे को साफ करने की जरूरत है, अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। आज हम नजरिया थोड़ा सा चेंज करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्या है ये इंडस्ट्री, कैसे, कितनी पोटेंशियल है इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इवन मैं बताऊंगा दोस्तों, इस दुनिया के सबसे महान इंडस्ट्री है ये, कैसे मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। सॉरी, लेट्स डिस्कस द फेमस पाइपलाइन स्टोरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और डिटेल में लेकर चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी और एक बहुत शानदार मैसेज देकर जाएगी आपको। एक बहुत ही शानदार किताब है पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो इसके बारे में, इसकी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगा। इसके राइटर है बर्क हेजेस, राइट। बहुत ही शानदार बुक है और एक बहुत ही शानदार कहानी दी गई है इस बुक में। मैं आपको पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा सार मैं आपको देने वाला हूं, राइट। जरा गौर से सुनेंगे और आपको अगर मौका मिले तो ये बुक अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या इवन वेस्टीज के बेस्ट डील स्टोर से जाकर परचेज करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इस बुक के अंदर। चलो मैं इस कहानी का छोटा सा सारांश मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखो, दोस्तों दो दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है ब्रूनो, एक का होता है पाब्लो। क्या नाम है? दो दोस्त होते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक का नाम होता है ब्रूनो और एक होता है पाब्लो। ये इनकी कहानी है दोस्तों। और मेन जो कहानी का मेन पर्पस है वो ये है कि आज हार्ड वर्क किया जाए या आज स्मार्ट वर्क करके कल को सिक्योर किया जाए। ये इसका थीम रहने वाला है, राइट। तो मैं आपको कहानी शुरू करता हूं दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते देखते हम लोग कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ पर एक गांव है, राइट। और उस गांव के अंदर पानी नहीं है। पानी लेने के लिए उस गांव के सभी व्यक्तियों को दूसरे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गांव है वो एक पहाड़ पर है, लेकिन इस पहाड़ पर पानी नहीं है और गांव वालों को पानी लेने के लिए दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ता था। उस पहाड़ पर जाने के लिए पहले उस पहाड़ से आपको नीचे उतरना है, नीचे आके फिर आप दूसरे पहाड़ पर जाएंगे, फिर पानी लेकर आएंगे, फिर वापस अपने गांव से लेकर आएंगे। लोगों की दिनचर्या कुछ ऐसी होती थी पानी पीने के लिए, राइट। लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसते थे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी ले जाना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। क्योंकि जब आप पानी लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्यास बढ़ जाती है। तो लोग त्राही त्राही मचाते थे पानी के लिए। उसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे, इसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते हैं और वो प्लान करते हैं कि यार अब हम बड़े हो गए, अब हमें ना जीने के लिए कुछ करना चाहिए, अब हमें अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कुछ बढ़िया करना चाहिए, राइट। अच्छा, इसी दौरान होता क्या है, जो गांव का एक मेयर होता है या प्रधान बोल सकते हो, गांव का एक प्रधान होता है, वो प्रधान एक वैकेंसी निकालता है गांव के लिए। वो कहता है कि अगर आप इस गांव में पानी लेकर आते हैं तो हम आपको पैसा दे देंगे। ये काम उन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी। तो इन दोस्तों ने कहा यार हमें काम की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए काम की जरूरत है, तो क्यों ना हम इस काम को करें, राइट। तो उस प्रधान ने क्या कहा, उस प्रधान ने कहा कि आपको ये बाल्टी से पानी लेकर आना है, एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी लेकर आना है, और इसके एवज में हम आपको क्या देंगे, इसके एवज में हम आपको रोज हर बाल्टी के 10 रुपए देंगे। एक बाल्टी का 10 रुपए। अब जितनी बाल्टी आप पानी गांव में लेकर आएंगे उतना ज्यादा हम आपको पानी देंगे, उतना ज्यादा हम आपको पैसा देने वाले हैं। ये था उस प्रधान का प्लान। अच्छा, दोस्तों ने डिसाइड किया चलो यार ये काम शुरू करते हैं, वैसे भी अपने पास कोई काम तो है नहीं, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। तो उसके दोस्तों ने दोनों एग्री हो जाते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, बाल्टियों से पानी लाना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका एक सपना होता है कि जिंदगी में मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वो क्या करते थे, दोनों हाथों से बाल्टियां उठाते थे, दूसरे पहाड़ पर जाते थे, पानी भरते थे, वापस गांव में लेकर आते थे, फिर पलट देते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, आते थे। वो रोज ये काम करने लगे और रोज इसी काम से वो पैसा कमाने लगे। अच्छा, ब्रूनो जो होता है उसके माइंड में ख्याल आता है कि यार जितनी ज्यादा बाल्टियां पानी लाऊंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा। क्या? जितनी ज्यादा बाल्टियां मैं पानी भर के लाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो एक काम करता हूं, क्योंकि ब्रूनो का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज काम करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बाल्टी के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है।
कह रहा छोटी छोटी बाल्टी भर के लाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है, काम करते हैं, मेरा शरीर बहुत तगड़ा है, तो मैं क्यों ना इस बाल्टियों को मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। अगर मैं बड़ी साइज की बाल्टी लेकर आऊंगा तो मुझे पैसा भी ज्यादा दुगना मिलेगा और मुझे मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या करा, उसने अपनी बाल्टियों को बड़ा किया और उसने हार्डवर्क करना शुरू करा। उसने कहा मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा और हार्डवर्क करने के बाद मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, और जब मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा तो मैं एक बहुत सारा शानदार घर भी खरीद लूंगा। क्या प्लानिंग थी कि साइज को बड़ा करके मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा और अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो इस काम से सेटिस्फाइड नहीं था। जो दूसरा दोस्त पाब्लो था वो इस काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसको ये काम बहुत बोरिंग लगता था, राइट। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे फिजिकल एफर्ट ज्यादा ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे, मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी आना शुरू हो जाए, राइट। तो उसने कुछ दिमाग लगाया और उसने एक प्लान बनाया, एक प्लान डिजाइन किया कि एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी कैसे लेकर आ जाए। एक मास्टर प्लान उसने डिजाइन किया। तो उसने डिजाइन किया दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाई दूसरे पहाड़ पर। यहां से लेके, पहले क्या था, पैदल पहले नीचे आना पड़ता था, यहां से फिर ऊपर जाके बाल्टी भरो, फिर नीचे लाओ, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ो और गांव में पहुंचाओ। पहले ये करना पड़ता था जिसमें बहुत हार्ड वर्क लगता था। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, डायरेक्टली एक मास्टर प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाऊं और दूसरे पहाड़ के ऊपर डायरेक्ट में पहुंचा दूं। ये इसका मास्टर प्लान था। अच्छा, ये मास्टर प्लान इसने अपने दोस्त को भी बताया कि मेरा ये प्लान है, और अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्त, ब्रूनो को ये बात समझ में नहीं आई। ब्रूनो ने साफ मना कर दिया। ब्रूनो कह रहा, सर भाई सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहा है। लेकिन पाब्लो अपनी जिद पे अड़ गया और उसने ये अपना मास्टर प्लान डिजाइन करना शुरू करा, उस पर काम करना शुरू करा। अच्छा, पाब्लो ने अब किया क्या, ब्रूनो ने क्या किया, अपनी बाल्टियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो ज्यादा बाल्टी भर के लेकर आता था और उसको ज्यादा पैसा मिला करता था। ज्यादा बाल्टियां लाता था, ज्यादा पैसा, वो बहुत पैसा कमाने लगा, राइट। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने अपना मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मतलब उसने क्या करा, आधा दिन वो बाल्टी से पानी भरने में लगाता था और बाकी का आधा दिन अपना मास्टर प्लान यानी कि वो पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। आधा दिन वो क्या करता था, बाल्टी से ढोया करता था और बाकी के आधा दिन को वो अपने मास्टर प्लान यानी कि पाइपलाइन को बिछाने में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, गांव वाले ने बहुत मजाक उड़ाया उसका, क्योंकि ये एक असंभव काम सा था, ये एक असंभव सी चीज थी। तो गांव वाले बहुत मजाक बनाते थे। वो उसको पाइपलाइन मैन का नाम देने लगे कि ये पाइपलाइन मैन है, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार का है, ये इन सब से कुछ नहीं रखा। बहुत नेगेटिव किया लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रूनो था, उसका दोस्त था, जो बहुत हार्डवर्क कर रहा था, उसकी लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया और उसने उसी पैसे से घर ले लिया, उसी पैसे से घोड़े भी ले लिए, उसी पैसे से उसने गाय भी ले ली, एक अच्छा आलीशान घर बना लिया। बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक वो बड़ी बड़ी बाल्टियां भर के लेकर आने लगा, यानी कि हार्ड वर्क करके उसने पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रूनो की जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोरी में कन्वर्ट हो गई। जितनी शक्ति ब्रूनो में थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ब्रूनो की उम्र बढ़नी शुरू हो गई, वो बूढ़ा होना शुरू हो गया। अब वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता था जितना वो काम पहले कर पाता था। तो अब वो पानी भी कम लेकर आने लगा, राइट। लेकिन पाब्लो की जो पाइपलाइन थी अब वो रेडी हो गई थी। समय जरूर लगा दोस्तों, साल लगा, 2 साल लगा, लेकिन रोज के थोड़े थोड़े अथक प्रयास के बाद जो पाब्लो की पाइपलाइन थी, जो रोज थोड़ा थोड़ा बनाया करता था, वो अब तैयार हो चुकी थी। यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब आगे क्या दोस्तों, आगे होता क्या है, जो जो ब्रूनो होता है, क्योंकि वो शरीर की शक्ति कम हो चुकी है, अब वो कमजोर हो चुका है और वो बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर आया करता था, तब वो अचानक से एक बार गिर जाता है और उसको चोट लग जाती, राइट। लेकिन जो पाब्लो की पाइपलाइन थी अब वो चालू हो चुकी थी, उसका उद्घाटन हो चुका था। अब ये एक रेगुलर इनकम देने लगी। कैसे, अब पाब्लो क्या करता था, आराम से यहाँ पर लेटा करता था। आप देख रहे हैं, जब भी किसी को पानी की जरूरत पड़ती थी उसने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया और यहां से क्या करा उसने, जिसको पानी चाहिए होता था वो मीटर ऑन करता था और पैसे चार्ज किया करता था और आराम से मस्ती किया करता था, सोया करता था। ऐसे करके उसकी जिंदगी मस्त चलने लगी। लेकिन दूसरे वाले का हाल क्या हुआ, आपने देखा, जो जिंदगी भर हार्ड वर्क कर रहा था, एक टाइम के बाद अब उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। अब कहते हैं ना कि खाने तक के लाले पड़ गए उसको, क्योंकि अब शरीर भी मजबूत नहीं है और अब वो काम भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर,
अब रोजी रोटी तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका दोस्त था जो जिसने पाइपलाइन बिछाई, ब्रूनो। अब वो अमीर बन चुका था, अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। अच्छा, अब उस दोस्त ने प्लानिंग किया कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब उसने क्या करा कि जो समस्या हमारे गांव में है, क्यों ना इस समस्या, यही ये समस्या बहुत सारे दूसरे गांव में है, क्यों ना मैं वहां पर भी इसी तरीके की पाइपलाइन बिछाऊं। तो पाब्लो ने अपने दोस्त ब्रूनो को एक ऑफर दिया कि अब एक काम करो, तुम मेरा काम संभालो, ये पाइपलाइन को अब आप संभालो, और आप 80% पैसा आप रखना, 20% पैसा रॉयल्टी इनकम मुझे देना। 80% पैसा तुम्हारा, क्योंकि मेहनत तुम करोगे, यहाँ पे देखभाल तुम करोगे, पैसे तुम कलेक्ट करोगे, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन 20% पैसा मेरा। ये किसने कहा? जिसने पाइपलाइन बिछाई थी। अच्छा, यही काम करना उसने शुरू कर दिया, वो हर जगह पाइपलाइन बनाता चला गया और हर जगह 20% की पार्टनरशिप लेना शुरू कर दिया। अब इसका दोस्त बहुत खुश, यार कितना बढ़िया दोस्त है ये, सोर्नो। अब कहानी ब्रूनो और पाब्लो की कहानी से दोस्तों आपको समझ में क्या आता है, पहले ही समझो। ब्रूनो क्या करता था, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी लेकर आया करता था बड़ी बड़ी बाल्टियों से, और वो क्या करता था, हार्ड वर्क करता था और एक्टिव वर्क करता था। जब जब जाएगा बाल्टी लेकर आएगा, तब तब पैसा आएगा, जब नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने क्या किया, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पाइपलाइन का निर्माण किया। टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन पाइपलाइन का निर्माण जब हो गया, तब अब उसको पैसिव इनकम आ रही है। अब वो कुछ करे या ना करे, वो टूटी चलाएगा और पानी आता रहेगा, उसको अब जाकर दूसरे पहाड़ पर पानी लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, इस पाइपलाइन को बिछाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा, और इस 2 साल तक बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। गांव वाले ने बहुत उल्टी सीधी कही, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। आज वो पैसिव इनकम कमा रहा है। यस और नो? ये दोनों दोस्तों की कहानी है। एक ऑप्शन है, आप जिंदगी भर एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते रहें, और आने वाले टाइम के बाद, जब 30 35 40 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो शरीर कुछ इस तरीके से हो जाता है और हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन अगर आज हम पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, तो लाइफ हमारी कुछ और ही होती है दोस्तों। समझना पड़ेगा, हमें एक्टिव इनकम के ऊपर काम करना है, या एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी क्रिएट करें पाब्लो की तरह। जिस तरीके से 4 से 6 घंटे 8 घंटे हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ क्यों ना एक पैसिव इनकम यानी कि पाइपलाइन का निर्माण कर लें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, जब हम नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, तो ये हमारी जो पैसिव इनकम है, जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, हमें जिंदगी भर इनकम देता रहे। इसके बारे में दोस्तों आज सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पैसिव इनकम आएगी कैसे, हम कैसे कमाएं, क्योंकि हमारे पास कोई पहाड़ नहीं है, हम बाल्टी लेकर पानी आ नहीं सकते, हम कोई पाइपलाइन, अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो मुझे कोई ऑफर देगा नहीं जो मैं पाइपलाइन बिछाऊं। तो हम क्या करें, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें दोस्तों? देखो, पैसिव इनकम क्रिएट करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। मेक मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा बनाओ। एक काम करते हैं दोस्तों, पैसे से पैसा बनाते हैं। पैसिव इनकम कमाने का तरीका है, नंबर 1, एक काम करते हैं, बहुत सारे कमरे या होटल बना लेते हैं और रेंट पे उठा देते हैं, रेंटल इनकम जिंदगी भर आती रहेगी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैसा होना चाहिए, पैसा शायद हमारे पास नहीं है। चलो एक स्टार्टअप करते हैं, एक बड़ा सा बिजनेस शुरू करते हैं, कर सकते हैं। अब इसके लिए भी पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। म्यूचुअल फंड, चलो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो साल दो हर साल आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ब्याज देता रहेगा, आपका घर उससे चलता रहेगा। अब मुझे बताइए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसे हैं? ये दोस्तों तीनों काम ऐसे जिसके अंदर पैसा चाहिए, और पैसा हमारे पास नहीं है, यानी कि हम ये वाली पैसिव इनकम तो नहीं ले सकते। ऑप्शन मैंने बता दिया, ये तीनों एक पैसिव इनकम का सोर्स है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए बंद है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रॉयल्टी इनकम ले लेते हैं। आप एक काम करिए, बुक लिख दीजिए, नॉवल लिख दीजिए, आपकी किताब जब जब बिकेगी तब तब आपको आपके पास जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। क्या इतने अच्छे राइटर हैं हम? नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, हम पेंटर बन जाते हैं, बहुत ही आलीशान मोनालिसा वाली पेंटिंग बढ़िया सी बनाते हैं। मुझे बताइए, क्या इतने शानदार पेंटर हैं हम? नहीं। तो पेंटिंग से भी हमें रॉयल्टी इनकम आ सकती थी, लेकिन वो कलाकारी भी दोस्त अपने को नहीं आती। चलो चौथे काम करते हैं, सिंगर बन जाते हैं। गाना तो सब बहुत बढ़िया गा लेते हैं यार, सब गा लेते हैं। अच्छा, इतने शानदार सिंगर हैं कि हम प्लेबैक सिंगर बन पाए? नहीं। यानी कि रॉयल्टी इनकम भी आ सकती थी, लेकिन ये जो टैलेंट मैंने आपको बताया, ये टैलेंट भी हमारे अंदर नहीं है। तो क्या करें? पैसा चाहिए, ग्रोथ वे में चाहिए, ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जो समय के साथ बढ़ती रहे। तो क्या करें, कैसे कैसे पैसिव इनकम क्रिएट करें दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपनी इनकम, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज दोस्तों इसी के बारे में, इसी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूं। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी, ब्रूनो और पाब्लो वाली। और आपको समझना पड़ेगा, हम अभी ब्रूनो का रोल कर रहे हैं या पाब्लो का रोल कर रहे हैं? हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का भी प्रयास कर रहे हैं?
क्या हम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड है या हम कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी पार्ट टाइम में क्रिएट कर रहे हैं? ये आपको कहानी से समझ में आ गया होगा कि करना तो पड़ेगा, एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब वो बाल्टियां आप उम्र के साथ साथ वो उतनी भारी भारी बाल्टियां दोस्त नहीं उठा पाएंगे, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, बहुत ही शानदार बुक है। इसके बारे में मैं आपको, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग आपको समझ में आने लगेगी दोस्तों। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में क्या कहते हैं कि इस दुनिया में पैसे कमाने के केवल 4 ही तरीके हैं। 4 तरीके से काम आदमी पैसे बना सकता है। क्या है? ESBI, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। या तो आप नौकरी करके पैसा बनाओगे या सेल्फ एम्प्लॉय, या तो आप नौकरी पर करके पैसा बनाएंगे या सेल्फ एम्प्लॉय अपना छोटा मोटा काम करके पैसा बनाएंगे। नंबर 3, या तो बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेस कारोबार करके पैसा बनाएंगे, या आई फॉर इन्वेस्टर, मार्केट में पैसा लगा के पैसा बनाएंगे। केवल 4 ही तरीके हैं पैसे बनाने के। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय हैं, और आप जॉब नहीं करते हैं, आप खुद का काम करते हैं, माने आपकी राशन की दुकान है, परचून की दुकान है, कपड़े की दुकान है, चाय की ठेली है, कुछ भी है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, बिजनेसमैन की परिभाषा अभी तक आप लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बिजनेसमैन की परिभाषा बता देता हूं। एक बिजनेस को बिजनेसमैन तब बोला जाता है जब वो अपने नीचे कम से कम 400 लोगों को रोजगार देता है। ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने काम के अंदर कम से कम 400 लोगों को रोजगार देता है तो वो बिजनेसमैन है। अगर 400 से कम लोगों को नौकरी पे रखता है तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। आप कभी ये मत सोचना कि आपने की कपड़े की दुकान है, आपने 10-15 लड़के रखे हुए हैं अपने कपड़े के शोरूम के अंदर, तो आपने एक बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। दोस्तों वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है आप। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। आई फॉर इन्वेस्टर, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं, होटल्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, बहुत जगह पैसा लगा के पैसा बनाते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। अब हमें समझना पड़ेगा दोस्त हम किस कैटेगरी में हैं। लेफ्ट और राइट साइड के बारे में बात करता हूं। ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि आप और हम करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, हम लोग अकेले काम करते हैं, अकेले मेहनत करते हैं, और हमको आती है लिमिटेड इनकम। 20, 30, 25, 40, 50, 60, 70 हजार रुपए हम लोग कमाते हैं, ये हमको आती है लिमिटेड इनकम। और हमको आती है दोस्तों एक्टिव इनकम। जब जब हम काम पर जाएंगे तभी तभी पैसा आता है। 15 दिन घर पर बैठ के देखिए, पहली बात तो नौकरी नहीं बचेगी, और नौकरी बच भी गई तो 15 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कि हम एक्टिव जब जब रहेंगे तब तब पैसे आएंगे, जब जब छुट्टी मारेंगे सैलरी कट। लेकिन राइट साइड में आप देख सकते हो बी और आई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लोग करते हैं टीम वर्क। यानी कि बिजनेसमैन कभी भी अकेले काम नहीं करता, बिजनेसमैन लोगों से काम करवाता है। और इनको आती है अनलिमिटेड इनकम। ये छोटी इनकम नहीं कमाते दोस्तों, ये 1000, 2000, 20,000, 50,000, 1 लाख के लिए काम नहीं करते, ये 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के बारे में बात करते हैं। और इनको आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये काम करेंगे तो भी पैसा आएगा दोस्तों, काम नहीं करेंगे तो भी इनको पैसा आता है। मैं आपसे पूछता हूं आज अगेन वही सवाल एक बार फिर पूछता हूं, खुदा ना करे कल का सूरज हम ना देखें, ये चारों लोग इस दुनिया में ना रहें, क्या इनके परिवार वालों को किन किन को पैसा आएगा? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन एक बिजनेसमैन, अभी खुदा ना करे अभी खबर आ जाए मुकेश अंबानी नहीं रहे, क्या आपके जियो के नेटवर्क में फोन में नेटवर्क आना बंद हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस खड़ा कर रखा है, उनके रहने से बिजनेस नहीं चलता, उन्होंने एक सेटअप ऐसा तैयार कर दिया है कि वो बिजनेस चलता रहेगा। इन्वेस्टर, अगर किसी का 5 स्टार होटल है, उसका मालिक खत्म हो जाए, मर जाए, तो मुझे बताइए क्या वो होटल भी बंद हो जाएगा? नहीं सर, उसका कोई ना कोई, क्योंकि वो होटल या ओनर नहीं चला रहा है, उसने लोग रखे हैं, मैनेजर्स रखे हैं, स्टाफ रखे हैं, वो लोग चला रहे हैं उस होटल को। तो हमें दोस्तों ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम किस कैटेगरी में हैं। एक डेटा दोस्तों मैं शेयर करता हूं आपसे। ई और एस, यानी कि लेफ्ट साइड में दुनिया के 95% लोग किधर हैं? ई और एस में। या तो वो नौकरी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या तो वो काम धंधा कर रहे हैं या छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। और 5% लोग हैं जिनकी सोच बड़ी होती है, वो होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। वो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन अगर दोस्तों पैसे के बारे में बात करा जाए तो इन 95% लोगों की जेब के अंदर अगर टोटल पैसा निकाला जाए तो टोटल दौलत का केवल 5% पैसा है इन 95% लोगों के पास। और इन 5% लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये 5% लोगों के पास दुनिया की 95% दौलत है दोस्तों। और एक डेटा और शेयर करता हूं दोस्तों, अगर आज इन चारों लोगों से पैसा लेके बराबर कर दिया जाए, इन चारों लोगों से पैसा लगा लेके 25% एम्प्लॉय को दे दिया जाए, 25% सेल्फ एम्प्लॉय को दे दिया जाए, 25% बिजनेसमैन को दे दिया जाए और 25% इन्वेस्टर को दे दिया जाए, तो डेटा कहता है आने वाले 10 साल के बाद सिचुएशन फिर यही होगी।
ये पैसा अपनी अपनी जगह चला जाएगा, 5% पैसा फिर अगेन रह जाएगा ई और एस वाले के पास, और 95% दौलत फिर चली जाएगी बी और आई के पास। क्यों? क्योंकि दोस्तों सोच का फर्क है। एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सिर्फ ये सोचता है कि मैं बैंक में रख के कैसे पैसे बढ़ाऊं, मैं प्रॉपर्टी या फिर एफडी करा के कैसे पैसे बढ़ाऊं, लेकिन एक बिजनेसमैन सोचता है 1000 के 10,000 कैसे करूं, 10,000 के 1 लाख कैसे करूं। लेकिन एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या कहता है कि भाई ब्याज दर कहां ज्यादा मिलता है, बैंक में मिलेगा कि एफडी में मिलेगा। तो सोच कभी बड़ी नहीं होती दोस्तों, इसलिए क्या होता है आने वाले 10 साल के बाद इन लोगों की सिचुएशन बराबर होने वाली है। आई होप आपको ये ESBI क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। चलो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ये लोग क्या कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट बेस्ट ऑफ यूथ एज। ये कहते हैं 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस, सबसे तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आज के युवा को, हर एक युवा को ज्वाइन करना चाहिए अगर वो अपने पोटेंशियल को बेस्ट देना चाहता है। तो आगे समझो ये क्या कहते थे, प्रधानमंत्री जी आज नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते खोल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि रोजगार नहीं है आज की डेट में, जॉब नहीं है। और ये आज की सरकार को भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को रोजगार क्रिएट करने का एक क्षमता रखता है दोस्तों। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। बिल गेट्स एक टाइम पे दुनिया के सबसे रईस आदमी हुआ करते थे, आज क्या कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे अपने काम को दोबारा से शुरू करना पड़े तो मैं सारे काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। कौन कह रहा है दोस्तों, जो एक टाइम में दुनिया का सबसे रईस आदमी था। अच्छा, हम किसकी सुनते हैं, जो जिंदगी में फेल हो चुका है ना, हमारा अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जो अभी कामयाब हुआ नहीं, जिसने अभी कामयाबी का टेस्ट नहीं लिया, हमें उसकी बात समझ में आती है। इतने बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल हैं, इनकी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं दोस्तों। चलो और मिल पाता हूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अभी मैंने आपको जिनका क्वाड्रेंट बताया, ये क्या कहते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर अ जॉब। जो रईस आदमी बनना चाहता है वो नेटवर्क को बनाता है, और बाकी सब लोग जॉब। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड देन एनी टाइम इन 16 ईयर हिस्ट्री। अगर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई है तो वह नेटवर्क मार्केटिंग, जो पिछले 60 सालों के दौरान आज वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है। कौन कह रहा है दोस्तों, वॉरेन बफेट कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये क्या कहते हैं, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, अगर आज मैं दोबारा से काम को शुरू करूं, अगर मुझे दोबारा काम शुरू करने का मौका दिया जाए, तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिलियंस ऑफ डॉलर बना सकता हूं। अब आप मुझे बताइए यार, इतने बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग, सक्सेस लोग, जिनके आप कोट्स शेयर करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर, अगर ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना पॉजिटिवली बात करते हैं, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इतना पॉजिटिवली बात करते हैं, तो क्या हमें समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए दोस्तों। चलो कुछ डेटा और शेयर करता हूं आपसे। 2019 का डेटा है, ये है मार्केट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के बारे में, कि क्या यूनाइटेड स्टेट में 35,210 यूएस मिलियन डॉलर का बिजनेस था। 2019 की बात कर रहा हूं मैं, और 35,000 मत समझना, इसके बाद मिलियन है, मिलियन का मतलब है कम से कम 6 जीरो लगा दीजिए इसके आगे, और 6 जीरो इंटू 75 कर दीजिए, क्योंकि डॉलर में बात कर रहा हूं मैं। 35,210 इंटू 75 रुपए का $1 इंटू 10,000, अब लगा दीजिए कितना बड़ा फिगर बनता है। तो यूएस का बिजनेस था वो 35,210 यूएस मिलियन डॉलर था। फिर चाइना का 23,954, फिर कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस एंड ताइवान। ताइवान के अंदर भी देखो 3650 यूएस मिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट किया है ताइवान ने। छोटा सा शहर है, मैप पे जाओगे तो इतना सा है, दिल्ली भी इतना बड़ा नहीं है, वहां पर इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ है दोस्तों। अब मुझे बताइए, क्या भारत का नाम कहीं पर है इस 2019 के इस डेटा में? कहीं पर नहीं है। मतलब पावर बहुत है, अभी मैदान पूरा खाली पड़ा है। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे आगे कौन चल रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका सबसे आगे है। डेटा, कोई कैटेगरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्या हम सही जगह हैं या नहीं, इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में काम होता है दोस्तों? सबसे नीचे देखो यहाँ पे, क्लोथिंग एंड नेसेसरीज, कपड़ों के ऊपर केवल 6% कंपनियां काम करती हैं। कपड़ों के ऊपर 6% कंपनियां काम करती हैं। कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर पे 28% कंपनियां काम करती हैं। होम केयर का जो बाजार है वो 2.8% है। हाउस होल्ड या गुड्स एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, उस पर 11.5% है। वेलनेस, हेल्थ कैटेगरी
35.6% का बिजनेस क्रिएट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। ऐसे बुक्स हैं, फूड स्टफ, होम्स, यूटिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर। आप सबसे ज्यादा देख रहे हो, दो ग्राफ बहुत बड़े हैं यहाँ पर, दो ग्राफ सबसे बड़े हैं। क्या है? वेलनेस का एंड कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। वेलनेस का और कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर। मैं आपसे पूछता हूं, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो वो कंपनी किस में डील करती है? दोस्तों, आपकी कंपनी भी वेलनेस में और कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के अंदर सबसे ज्यादा डील करती है, क्योंकि कंपनी को पता है आज की जरूरत क्या है। कंपनी आपके लिए खिलौने नहीं बना रही, कंपनी आपके लिए फूड स्टफ नहीं बना रही, कंपनी आपके लिए किताबें नहीं बना रही, क्योंकि इनको पता है इसका बाजार बहुत छोटा है। सबसे बड़ा बाजार स्पेशली भारत में है पर्सनल केयर का, वेलनेस का। क्यों? क्योंकि यहां पर आबादी सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलो डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा दोस्त जान लेते हैं। ये कंपनी कब शुरू हुई, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कब शुरू हुआ? दोस्तों, ये शुरू हुआ था पहली बार, इसकी पहली कंपनी थी यूएसए में। 1886 में एक परफ्यूम कंपनी शुरू हुई थी। पहली कंपनी 1886 में परफ्यूम कंपनी थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आप समझ रहे हो कब? अरे हम भी पैदा नहीं हुए थे, हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, इवन हमारे दादाजी भी शायद 1886 में पैदा नहीं हुए थे। तब से ये डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास चलता हुआ आ रहा है। आज कहीं नहीं भी तो 125 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 125 साल से ज्यादा से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता आ रहा है दोस्तों। सबसे ज्यादा एक्सपेंडेशन यानी कि डेवलपमेंट कब हुआ? वो हुआ अमेरिका में 1951 में, आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद। अमेरिका में तो कोई आजादी नहीं थी, लेकिन 1951 में इसका डेवलपमेंट दोस्तों होना शुरू हुआ। भारत में इसकी एंट्री हुई 1996 में, 1996 भारत के अंदर इसको लेकर आई सबसे यूएसए की कंपनी एमवे। और भारत का में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का शुरुआत हुआ 2015 के अंदर। इसकी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आनी शुरू हो गई दोस्तों, रेगुलेशंस आ गए। 2016 9 सितंबर 2016 में सबसे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई। इससे पहले दोस्तों कोई गाइडलाइन नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, जितने भी फ्रॉड, ठगबाजी और जितना भी लूट लपाट डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हुआ, वो इससे पहले हुआ। दुनिया की कंपनियां आती थी, पैसा डबल करने का झांसा लेकर जाती थी और चली जाती थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले सरकार की निगरानी इसके ऊपर नहीं थी। लेकिन 2016 में सरकार ने इस इंडस्ट्री पे अपना हाथ रखा और उसके बाद से ये सारी कालाबाजारी दोस्तों बंद हो गई। आज बिल्कुल सही कंपनियां मार्केट में काम करती हैं, कोई भी फ्रॉड कंपनियां मार्केट में नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर देखरेख हो रही है दोस्तों। आज अगर बात करूं तो आज इंडिया के अंदर 13,000 करोड़ का टर्नओवर किया जाता है। 2019 का डेटा है, क्योंकि उसके बाद कोविड हुआ, डेटा मैं कलेक्ट कर नहीं पाया। 2019 तक 13,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट हुआ है भारत के अंदर। अनुराग ठाकुर जी, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत बड़ा पोस्ट है। मैं आपको इनका एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये क्या कहते हैं। जस्ट अ मिनट। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years.
This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सो फ्रेंड्स, आपने सुना इनके बारे में, इन्होंने क्या कहा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इन्होंने क्या डायरेक्ट सेलिंग, क्या कहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आप और हम बिल्कुल सही जगह है, सही प्लेटफॉर्म पर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और डिटेल में चलता हूं। चलो मैंने पास्ट के बारे में बात कर दी, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर दी, अब इसके फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। इसका फ्यूचर क्या है भारत के अंदर वो हम जानते हैं दोस्तों। देखो जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, यहाँ या ना। मैंने आपको क्या कहा अभी आपको कि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारी कंपनी है वो किस चीज में डील करती है। नंबर 1 वेलनेस के अंदर, नंबर 2 पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक। क्या इसकी जरूरत कभी कम पड़ने वाली है? क्या इसकी नीड कभी खत्म होगी? मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं दोस्तों, कोविड के अंदर जब कोविड-19 आया, हर बिजनेस बंद था, 2 बिजनेस चल रहे थे, 2 काम हमेशा चलते रहे, 2 फील्ड हमेशा खुली रही, 2 दुकानें हमेशा खुली रही। कौन सी? नंबर 1 आपका मेडिकल स्टोर, क्योंकि वो वेलनेस के अंदर आता है, एंड नंबर 2 आपका ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि वो एफएमसीजी के अंदर आता है। ये दोनों चीजें दुनिया में कभी बंद नहीं हो सकती। कोविड के टाइम पे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस हर चीज बंद था, लेकिन ये आपका मेडिकल स्टोर और आपका ग्रोसरी स्टोर हमेशा खुला रहा, क्योंकि जब तक ये नहीं चलेगा दोस्तों एक आम आदमी नहीं जी सकता। तो आप खुद सोच के देखो, हमारी कंपनी हम किस चीज में डील करते हैं, हम भी वेलनेस के अंदर डील करते हैं। यानी कि जब तक ये दुनिया में है, जब तक इस दुनिया में लोग हैं, तब तक ये बिजनेस, तब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। फेसबुक एंड व्हाट्सएप हमसे एक भी पैसा नहीं लेते, फिर भी आज टॉप पर हैं। कभी सोचा है आपने? आप रिचार्ज करने के पैसे जियो को देते हो, फेसबुक को अकाउंट खोलने के पैसे नहीं देते, व्हाट्सएप पर आईडी बनाने के आप पैसे नहीं देते, लेकिन ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं कभी सोचा है आपने? फेसबुक का टर्नओवर आप देखिएगा, या व्हाट्सएप का टर्नओवर एक बार चेक करिएगा कितना टर्नओवर है। आपसे तो पैसे नहीं लिए, मुझसे पैसे नहीं लिए, पैसे कैसे आए इनके पास? दोस्तों इन्होंने नेटवर्क की पावर को समझा है। ये लोग, ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आज इतने बड़े हुए क्यों? किसकी पावर है? नेटवर्क की पावर है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने टीम बनाई है, नेटवर्क बनाया है, इन्होंने अपने यूजर्स क्रिएट करे हैं, इसलिए आज ये बहुत टॉप पर हैं और पैसे चार्ज नहीं करते। आप मुझे बताइए, कोई कह सकता है कि व्हाट्सएप ने धोखा दे दिया, व्हाट्सएप फ्रॉड कंपनी है, भाग गई, आपको कुछ लेके गई क्या? नहीं दोस्तों। या फेसबुक का अकाउंट बंद हो जाए, अभी 2 दिन पहले इसका सर्वर बंद हुआ, कितनों करोड़ों का नुकसान आपका हो गया? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 रुपए का नुकसान हुआ हो तो बताओ। आपसे और हमसे ये कंपनियां कुछ भी नहीं लेती, फिर भी 1 करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये भी नेटवर्क बनाने के ऊपर काम करती हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमें भी नेटवर्क बनाने के ऊपर दोस्तों काम करना पड़ेगा। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कहती है कि हमारी इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, जो अभी 13,000 करोड़ का था, अब 2025 में टर्नओवर 64,500 करोड़ का होने वाला है। अभी कितना टर्नओवर क्रिएट करते हैं हम लोग भारत में? 13,000 करोड़। लेकिन अब 2025 में यही टर्नओवर लगभग 64,500 करोड़ का क्रिएट होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है फिक्की की, राइट? अब आप खुद सोच के देखो, जब 13,000 से 65,000 का टर्नओवर क्रिएट होगा, आपका टर्नओवर कितना होगा और आपकी ग्रोथ कहां होगी दोस्तों? ये सोच के देखो, क्योंकि पिछले 25 सालों के अंदर 13,000 करोड़ पे पहुंचे हैं और अगले 4 साल में 4 गुना। सोच के देखो कितनी तेजी से ग्रोथ होने वाली है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ 4 फेजेस हैं, उस फेजेस के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 नेगेटिव फेज। हर इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला नेगेटिव फेज आता है। जब इस दुनिया के अंदर कंप्यूटर आया था ना दोस्तों, सबसे तगड़ा नेगेटिव फेज था वो। लोगों ने कहा ये नहीं हो पाएगा, लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा। ओला उबर टैक्सी आई ना, लोगों ने कहा नहीं होगा, नहीं चलेगा ये ओला उबर, कोई नहीं लेगा। अच्छा, इसके बाद आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिसका शुरुआत के अंदर सीएनजी चली थी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जब सीएनजी आई थी शुरुआत में, लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था कि सर ये नहीं चलेगी।
सीएनजी में पावर नहीं होती है, फ्लाईओवर पे गाड़ी जाएगी तो वापस उल्टी मार के वापस चली जाएगी, लेकिन आज की डेट में 90% गाड़ियां सीएनजी पे चलती हैं। पहला फेज हमेशा नेगेटिव रहता है, हर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, हर इंडस्ट्री की। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी सबसे पहला फेज था नेगेटिव, और वो गुजर चुका है दोस्तों। 1996 से लेके 2016 तक हमने नेगेटिव फेज ही झेला है, और वो फेज जा चुका है। आज की डेट में लोग नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग से इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितना 2016 से पहले हुआ करते थे, क्योंकि कोई भी कंपनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। 90% कंपनियां फोर्जली, नकली या फ्रॉड कंपनियां हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में क्योंकि भारत सरकार ने अपना हाथ रखा है, तो आज कहीं ना कहीं हर चीज ठीक हो रही है। नेगेटिव फेज से हम अब आ गए दूसरे फेज की तरफ, जिसका नाम है पॉजिटिव फेज एंड रिजल्ट एंड ट्रस्ट फेज। आज की डेट में ये पॉजिटिव है, क्योंकि आज इससे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आज इस पर भरोसा किया जा सकता है। आज ढेर सारे अचीवर्स हैं। 2016 से पहले कोई अचीवर ना के बराबर अचीवर हुआ करते थे। अगर गाड़ियों के बारे में बात करी जाए, लाखों रुपए के बारे में बात करी जाए, तो किसी की लाखों रुपए की इनकम नहीं हुआ करती थी 2016 से पहले। लेकिन आज हम पॉजिटिव फेज में आ चुके हैं। आज लाखों छोड़ दो, आज करोड़ों रुपए में लोग इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, राइट। हजारों लोग इस बिजनेस से लग्जरी कार चला रहे हैं, हजारों लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज किया है। तो आज कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव फेज में आ गए, क्योंकि हमें यहाँ पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पहले रिजल्ट्स नहीं थे, लोग कहते थे हाँ ये होगा, लाख रुपए का चेक आएगा, गाड़ी आएगी, फॉरेन ट्रिप आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन हुआ किसी के पास नहीं था। लेकिन 2016 के बाद, 15 के बाद ये सब चीजें होनी शुरू हो गई। आज ये पॉजिटिव फेज के अंदर इंडस्ट्री आ चुकी है दोस्तों। नंबर 3 है ग्रोथ फेज। अब आएगा ग्रोथ फेज। मैंने कहा ना कि 13,000 करोड़ से हम जाएंगे 64,500 करोड़ पे। तो अब जो फेज है वो एक्चुअल में ग्रोथ फेज है। जो कहते हैं ना कि संकट की घड़ी थी वो कोविड-19, राइट, उसके अंदर ये कंपनी सर्वाइव कर गई, उसके अंदर ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर गई। इसका मतलब अब इस इंडस्ट्री को कोई भी रोक नहीं सकता। अब ये ग्रोथ की तरफ है दोस्तों। अगर राजधानी के अंदर आप बैठेंगे तो आप भी राजधानी की स्पीड से ही चलेंगे। तो आप अभी ग्रोथ फेज में आने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद आएगा नॉर्मल फेज या कंपटीशन फेज आने वाले टाइम के अंदर। यस, इसके अंदर भी बहुत सारा कंपटीशन होगा। आज की डेट में जैसे लैपटॉप के अंदर डेल, एचपी, लिनोवो और दुनिया भर का कंपटीशन चलता है, किसी को नहीं पता कौन सा बढ़िया कौन सा सही, सब बढ़िया है। उसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर एक नॉर्मल फेज भी आएगा। तो अभी जो फेज चलने वाला है वो है ग्रोथ फेज का, और इसी फेज पर आपको इसकी सवारी करनी है दोस्तों। इसी फेज में आपको इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। चलिए बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? यस दोस्तों, आज रिक्वायरमेंट चाहिए। आप यूं ही इस बिजनेस में नहीं आ सकते। अगर आप यूं ही आते हैं तो यूं ही चले भी जाते हैं, राइट। नंबर 1, आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो नंबर 1 बिलीफ, भरोसा, वो होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर और इस सही टाइम के ऊपर भरोसा नहीं है ना दोस्तों, आप इस बिजनेस में नहीं ग्रो कर सकते। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो क्या है? बिलीफ। नंबर 2 ट्रस्ट। नंबर 3 ड्रीम्स। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, अगर आपके पास सपने ही नहीं है, तो ये इंडस्ट्री आपका कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। यहां पर जो है इनकम 10, 20, 50,000 रुपए के लिए अगर आप आ रहे हैं तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, अगर आप आउटस्टैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री दोस्तों आपके लिए। तो सपने बड़े होंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट, जुनून, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक लेके नहीं जा पाएगा। जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में कामयाब होने का जुनून कितना है आपके अंदर। और लास्ट है लर्निंग एटीट्यूड। इस बिजनेस में कामयाब वही होते हैं जो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, जो हमेशा सीखने के लिए आगे रहते हैं। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको सफल आदमी बनना है, अगर आपको सच में कामयाबी चाहिए, तो आपको अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में रखना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रखना पड़ेगा। जहां से इस बिजनेस के बारे में सीखने का मौका मिले वहां से सीखना है आपको, राइट। 4 पिलर्स ऑफ द गुड लाइफ। एक अच्छी जिंदगी के 4 पिलर होते हैं दोस्तों। नंबर 1, आपने देखा होगा किसी भी इंसान की एक अच्छी लाइफ तभी कही जाएगी जब उसके पास ये चारों चीजें हैं। नंबर 1, मेंटल सिचुएशन उसकी अच्छी हो। नंबर 2, स्पिरिचुअल सिचुएशन उसकी अच्छी हो। नंबर 3, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी हो। और नंबर 4, फिजिकल सिचुएशन उसकी अच्छी हो। अगर एक सिंपल से आदमी के पास ये चारों चीजें हैं तो उसकी एक लाइफ गुड लाइफ है। इसमें से एक भी चीज मिस है तो उसकी लाइफ अच्छी लाइफ नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, मेंटली डिस्टर्ब है बंदा, बाकी सारी चीजें, पैसा भी है, स्ट्रांग भी है, सब कुछ है, पर मेंटली स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, तो मुझे बताइए क्या वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा? कभी भी नहीं।
स्पिरिचुअली अगर अटैच्ड नहीं है तो अच्छी लाइफ जी पाएगा? नहीं। अगर उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, बाकी सब स्ट्रांग है, क्या वो अच्छी लाइफ जी पाएगा? दोस्तों नहीं। और फिजिकली सब चीजें हैं लेकिन दुनिया भर की बीमारियां हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मुझे बताइए क्या वो अच्छी लाइफ जी पाएगा? दोस्तों कभी भी नहीं। ये 4 पिलर है अच्छी लाइफ जीने की। आप चेक करिए कि आपके अंदर ये चारों चीजें हैं। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये चारों चीजें देता है। नंबर 1, मेंटल स्ट्रांग होते हैं आप। इस बिजनेस में आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, रिजेक्शन झेलते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। नंबर 2, स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं। ये बिजनेस आपको दोस्तों स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करवाता है, गॉड के साथ कनेक्ट करवाता है। नंबर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप इस बिजनेस को करेंगे ऑटोमेटिकली 3 से 5 साल के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है। और लास्ट है फिजिकली, क्योंकि वेस्टीज जो या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है वो काम करते हैं, मोस्टली काम करते हैं वेलनेस के ऊपर। तो अगर आप शिद्दत के साथ और ईमानदारी से इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आप फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आप बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये चारों चीजें आपको मिलते हैं, एक अच्छी लाइफ आपको दोस्तों मिलनी शुरू हो जाती है। जे पॉल गेटी का एक लाइन है, आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। इनका क्या कहना है? आई वुड रेदर रिसीव 1% ऑफ द इनकम ऑफ 100 men देन 100% ऑफ इनकम ऑफ 1 man। मैं 100 व्यक्तियों से 1% कमाना पसंद करूंगा, बशर्ती एक व्यक्ति से 100%। यानी कि 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना पसंद है, लेकिन एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए एक व्यक्ति से जो 100 रुपए कमा रहे हैं, अगर वही इंसान बीमार पड़ गया तो 100 की 100 रुपए इनकम जीरो। लेकिन अगर 100 लोग 1-1 रुपया कमा के भी दे रहे हैं, 100 में से एक बीमार हो गया तो 99 रुपए हमें वापस आएंगे, 2 बीमार हो गए तो 98 तो फिर भी वापस आएंगे। यानी कि समझने की कोशिश करो, हमें अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। हमें समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति से पैसा नहीं बनाना। आज एक छोटी चीज देखते हैं, अब मैं बात करता हूं, आपके घर के अंदर टाटा स्काई लगा होगा, वीडियोकॉन डीटीएच लगा होगा, मंथली सब्सक्रिप्शन है ना, 300, 400, 500, 600 रुपए देते हो। अच्छा, एक तरफ है मर्सिडीज का शोरूम और एक तरफ है टाटा स्काई। दोनों कंपनीज में से टर्नओवर किसका बड़ा है? टाटा स्काई का बड़ा है दोस्तों। जो अगर आप ये कह रहे हो कि सर मर्सिडीज का टर्नओवर बड़ा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मुझे बताओ आज के दिन, एक महीने के अंदर अक्टूबर मंथ में कितनी मर्सिडीज बिक जाएंगी भारत में? 100, 200, 500, 1000, 2000 बस। अच्छा, टाटा स्काई के रिचार्ज पूरे भारत में कितने होंगे इस पूरे अक्टूबर महीने में? करोड़ों। करोड़ों लोग अगर 500 का रिचार्ज भी करेंगे तो पता नहीं कितना टर्नओवर होगा, लेकिन मर्सिडीज दोस्तों इतनी नहीं बिकेंगी। तो हमें क्या समझना है? मास से पैसा बनाना है, ज्यादा लोग जहां हैं। तो यही बात जे पॉल गेटी ने कही है कि 100 व्यक्तियों से 1-1 रुपया कमाऊंगा। टाटा स्काई वाले की तरह, वीडियोकॉन डीटीएच वाले की तरह मैं थोड़ा थोड़ा कमाना पसंद करूंगा। एक ही बार में मर्सिडीज 50 लाख रुपए की बेच दी, 10 लाख रुपए का 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है आपको इससे क्लियर हुआ होगा दोस्तों। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ आता हूं दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये क्या है, इस कहानी से समझते हैं दोस्तों। एक गांव था, गांव में एक राजा हुआ करता था और एक उसका एक सिंपल सा आदमी। तो एक बार क्या होता है कि राजा कहता है कि मैं बड़ा बोर हो रहा हूं, मेरे लिए गांव में जो भी व्यक्ति एक शानदार सा खेल बना के देगा, मैं उसे उसका मुंह मांगा उपहार दूंगा। क्या? कि मेरे लिए एक अच्छा सा कोई खेल बना के जो भी देगा, मैं उसको एक मुंह मांगा उपहार दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें बनाते हैं, नहीं समझ में आता। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति आता है और वो इस तरीके का शतरंज लेकर आता है। अच्छा, शतरंज आपने देखा है? चेस, चेस खेला होगा जिसमें हाथी, घोड़ा, राजा, वजीर, ये सब चीजें होती हैं, राइट? तो उसने वो खेल बनाया, तो राजा को वो खेल बहुत पसंद आया। तो राजा ने कहा मांगो, तुम्हें जो चाहिए, मैं आपके खेल से बहुत प्रसन्न हुआ हूं और जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, क्योंकि ऐसा मेरा प्रॉमिस था। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप छोटा सा मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए, इस चेस के अंदर 64 खाने हैं, 64 बॉक्स हैं, मुझे बस एक छोटा सा काम कर दो, हर एक खाने के अंदर एक चावल का टुकड़ा और दूसरे में उसका डबल, तीसरे में उसका भी डबल। यानी कि पहले में अगर एक रखना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, पहले में एक रखना है तो दूसरे में 2 रख देना और तीसरे में 4 रख देना, 4 के बाद 8 रख देना, 8 के बाद 16 रख देना। ऐसे करके मुझे बस 64 खानों के अंदर थोड़े चावल के टुकड़े दे दो, बस मैं अपना इसको लेकर घर चला जाऊंगा। राजा कहता है अरे यार कितनी छोटी चीज मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो, क्या फालतू की चीज मांग रहे हो।
तो कहता है नहीं नहीं, बस मेरी यही इच्छा है, अगर आप इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस खेल का मुझे सही उपहार, सही प्राइज मिल जाएगा। तो राजा भी कहता है चलो अपना अपना प्रजा से, बाकी लोगों से कह देता है कि चलो इनके इसकी इस डिमांड को पूरी करी जाए। तो होता क्या है, पहले में रखा 1, दूसरे में रखे 2, तीसरे में रखे 4, चौथे में रखे 8 और पांचवें में रखे 16। उसके बाद कितना 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096, फिर 8000, 9000, ऐसे करते करते दोस्तों सिर्फ 25 खानों के बाद कितने डब्बे होते हैं इसके अंदर? 64 डब्बे होते हैं। 64 डब्बे होते हैं। और अगर आप आपके पास अगर कैलकुलेटर है ना, तो करते जाइएगा, 25 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपके कैलकुलेटर में एरर आने लगेगा, आपके कैलकुलेटर में एरर आने लगेगा। और मैं आपको बता दूं, इसको भरना नामुमकिन है, इसको भरना नामुमकिन है। और अगर मैं आपको सच में बताऊं कि इसमें कितना अनाज लगेगा, तो पूरी दुनिया के सारे चावल को जोड़ दो और जितना 150 साल के अंदर बनेगा, जितना 150 सालों के अंदर अनाज उगेगा, उतना अनाज आपको इन 64 खानों में डालना पड़ेगा। सुना आपने? पूरे विश्व के अंदर जितना भी चावल चावल पैदा किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 150। आज 2021 चल रहा है, 150 साल जोड़ दो, यानी कि 2150 के आसपास तक का सारा अनाज जोड़ दोगे तो भी 64 खानों में नहीं आएगा। अब राजा को तो बहुत हल्का लग रहा था, अरे कितनी छोटी चीज मांग रहे हो, लेकिन उसकी आने वाली 3 जनरेशन पूरी दुनिया का अनाज भी दे दे तो भी इसकी इस डिमांड को पूरी ना कर पाए। दोस्तों इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शुरू में हमको इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू बहुत छोटी लगती है, 1 2 4 8 8 16 32, बस इतने से क्या होगा। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों ये बॉक्स, ये 64 खाने नहीं भरे गए। दोस्तों इस कहानी से आपको समझ में आ रहा होगा, इस स्टोरी से दोस्तों आपको समझ में आया होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, अगेन जो हम अपनी स्लाइड में शेयर करते हैं, छोटी सी पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहां पर भी देख लेते हैं, फिर से दोबारा से देख लेते हैं। मानिए आप इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, आप इस बिजनेस में लोगों को एसोसिएट कराते हैं। यह आपने क्या करा, 1 महीने में 6 लोगों को ज्वाइन कराया। अब यहीं पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। दूसरे महीने इन 6 लोगों ने अपने 6 को स्पॉन्सर किया, 36 लोग हो जाते हैं। तीसरे महीने ये 36 लोग अपने 202 लोग 6 लोग स्पॉन्सर करते हैं, 216 लोग हो जाते हैं। और चौथे महीने यही 216 लोग अगर 6 लोग स्पॉन्सर करते हैं, 1296 लोगों की टीम बन जाती है। टोटल कितने लोगों के पता है आपको? 4 महीने में 1555। हमें तो शुरू में लग रहा था सिर्फ 6 ही हुए, 6 6 12 6 18 24 होने चाहिए थे, लेकिन 24 नहीं है, 24 तो जुड़ते जुड़ते होते, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण ये 1500 लोग हो चुके हैं। अच्छा इनकम कितनी आएगी अगर हमारे 1500 लोग हो जाते हैं, तो इनकम कितनी आती है जरा समझ लेते हैं दोस्तों। आप सोचिए, पहले महीने अगर आप 1200 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 40 रुपए आते हैं। दूसरे महीने आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया और ये 6 लोग अपने 1200 की शॉपिंग करते हैं, तो टोटल 7200 का टर्नओवर क्रिएट होता है और आपको 200 रुपए आते हैं। अच्छा तीसरे महीने 36 लोगों की टीम बन जाती है, ये लोग अपने 1200 रुपए की शॉपिंग करते हैं, 43,000 रुपए का टर्नओवर होता है, केवल 800 रुपए आते हैं। अब आप मुझे बताइए 3 महीने हो गए। अच्छा 3 महीने में कितने जोड़ दिए हमने, कितने हो गए? 36 लोग हो गए और इनकम कितनी आई है? सिर्फ 800 रुपए। कैसे मजा आएगा? मजा आएगा कैसे? बिल्कुल नहीं आएगा। 36 लोगों ने 36 लोगों ने शॉपिंग करी और आपको सिर्फ 800 रुपए आए। और इसके बाद आपके पास जब 216 लोगों की टीम बन जाती है, आपका टर्नओवर क्रिएट होता है 2,59,200, आपको इनकम आती है केवल 22,000 रुपए। लेकिन दोस्तों चमत्कार इसके बाद शुरू होता है, असली चमत्कार अगले महीने शुरू होता है। अभी तक तो वही 800 200 1000 2000 12000 22,000 इतनी तो सर नौकरी में भी कमा लेते हैं, लेकिन अगला चमत्कार जो शुरू होता है वो 5वें महीने शुरू होता है। 1296 लोगों की टीम बनती है, 15,55,000 का टर्नओवर क्रिएट होता है और आपकी महीने की इनकम बनती है 2,41,000। मजा आया नहीं आया? लेकिन दोस्तों होता क्या है, लोग यहां तक टिकते नहीं, कहते 200 रुपए 400 रुपए 800 रुपए 40 रुपए 50 रुपए, अरे छोड़ो बेकार चीज है, कुछ नहीं हो रखा इन चीजों में। हम वेट नहीं करते। वो शतरंज में शुरुआत में कहा ना, शुरू में राजा ने भी हल्के में लिया था, लेकिन उसको बहुत भारी पड़ा, उसकी सारा साम्राज्य बिक गया, लेकिन वो चावल नहीं दे पाया। सेम यहां पर भी दोस्तों ऐसा ही होता है, शुरुआत में हम बिलीव नहीं करते इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे, लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या देता है सोच के देखो। 1200 रुपए की शॉपिंग करके तो आप कितनी इनकम बन जाते हैं, लेकिन अगर आप 60 पे भी, यानी कि आप अपने घर के 1800 रुपए का सामान खरीदते हो, ये सारे लोग खरीदते हैं, तो आपको 3.5 लाख रुपए की इनकम बनती है। अगर आप 3-3 हजार रुपए की शॉपिंग सभी लोग करते हो, जो आपकी स्ट्रक्चर में दिखाई गई, तो आपकी 5 लाख रुपए की इनकम बनती है, जैसा स्ट्रक्चर में बताया गया था।
1500 लोग हैं, 4 महीने में नहीं होंगे, 4 साल में होंगे यार। अगर 4 साल में भी इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है, 1555 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बन जाता है, तो आपकी 3 लाख रुपए इनकम आती है अगर ये 1800 2000 की शॉपिंग करते हैं। अगर ये 3 से 3500 की शॉपिंग करते हैं, आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम आ सकती है। मैंने कहा ना, अभी आपको लग रहा होगा सर 3 लाख 5 लाख पॉसिबल नहीं है, अभी आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, इसलिए राजा वाली दोस्तों गलती मत करना, वरना बहुत पछताएंगे। जैसे वो राजा बहुत पछताया था ना, इसी तरीके से दोस्तों हम भी बहुत पछताएंगे। शुरुआत में चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल हैं, लेकिन कितना रात के बाद ही सुबह होती है दोस्तों। शुरुआत करिए, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। मैं आई होप मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में समझा पाया हूँ। ये थोड़ी सी स्लाइड थी जो मेरे को आपको दिखानी थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगा और ऐसे बैक टू बैक सेशंस रहेंगे। ये एक छोटा सा पोटेंशियल समझाया था मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ये एक छोटा सा टेलर था। इसके ऊपर अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अगर आपको पूरे दिन नॉलेज दी जाए तो भी बहुत कम है, क्योंकि ये छोटी सी ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा। अभी तो मैंने वेस्टीज के बारे में तो बात ही नहीं करी, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन के बारे में बात करी है। अभी इस इंडस्ट्री के बाद अब हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में। लोग आपको अलग अलग तरीके के मिलते हैं, कैसे इस बिजनेस में आप उन सबको एसोसिएट कर सकते हो, कैसे आप अपनी टीम जल्दी ग्रो कर सकते हो, कैसे आप रिजेक्शंस को कम कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको अगले आने वाले टाइम के अंदर आपको बताई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।